जो इन्वेस्टर्स को अगर किसी को वेल्थ बनाना है तो उसको ज़्यादा इसमें फाइनेंस की जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि वो अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे लंबे समय तक इसको देखता है बेसिकली। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें काफ़ी सरलता से आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। आज के हमारे एपिसोड में जो गेस्ट हैं वो बिलोंग करते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेज इन इंडिया। यस, गेस कर लिया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस सबसे ज्यादा पुराना है इंडिया के अंदर। शी इज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड फंड मैनेजर ऑफ यूटीआई एएमसी, नन अदर देन स्वाति कुलकर्णी मैम। इनके पास 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, जिसमें से ज्यादातर समय इन्होंने यूटीआई एएमसी के साथ ही बिताया है। शी ज्वाइंड यूटीआई इन 1992 इन रिसर्च एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड गेन्ड एक्सपीरियंस इन एरियाज लाइक म्यूचुअल फंड रिसर्च, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फंड मैनेजमेंट में ये 2004 से है एंड एज ऑफ डेट she is managing total assets worth rupees 15,000 करोड़। जी हाँ, 15,000 करोड़। यूटीआई से पहले she was working with Reliance Industries in financial planning cell. Swati ji holds a CFA charter from CFA Institute, USA. After her graduation in commerce, she earned a master's degree in financial management from NMIMS from University of Mumbai. स्वाति मैम, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? थैंक यू नीरज, बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एज ऑफ नाउ जो मार्केट्स की स्थिति है, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, तो इस समय पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए? देखो, वोलेटिलिटी तो मार्केट से बनी है, जुड़ी है। वोलेटिलिटी एक अविभाज्य अंग है, वी कैन से। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट होराइजन को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। जैसे कि अपने असेट अलोकेशन पे ध्यान रख के अगर इक्विटी में जो भी कुछ अलोकेट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म मनी। उसका जो मार्केट का जो ये नॉइज़ है उसको इग्नोर करके एक लंबे समय तक उसके साथ बने रहने से मेरे ख्याल से ये वोलेटिलिटी को एक अच्छी तरह से इन्वेस्टर हैंडल कर सकते हैं। एसआईपी तो अभी बहुत सब जनों को पता ही है कि एसआईपी का महत्व क्या है। और रही बात कि कई सारे लोग जब मार्केट्स बुलिश ट्रेंड में रहते हैं तभी एक लीवरेज लेके बोरो करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपने सेविंग्स का एलोकेशन जो भी आपके लिए उचित रहेगा उसको बरकरार रख के एक लंबे समय तक इक्विटी में इन्वेस्टेड रहने से ही वेल्थ क्रिएशन का फायदा वो उठा सकते हैं। राइट। अभी आपको एज ऑफ नाउ क्या लगता है, मार्केट्स आर चीप और दे आर एक्सपेंसिव राइट नाउ? सी मार्केट्स आई वुड से कि एक फेयर वैल्यू जोन में है अभी। जैसे कि हम निफ्टी की ट्रेलिंग 12 मंथ्स प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो वो लगभग 22 टाइम्स है, जो कि पिछले 10 साल का जो एक रेंज है, हम एवरेज के प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज की तरह उपयोग करते हैं, तो वो एवरेज से ऊपर है। एवरेज लगभग 20 टाइम पे है, उससे 10% ऊपर है, लेकिन अभी भी एक्सपेंसिव जोन में मार्केट्स नहीं है। एंड इफ़ यू कंसिडर प्राइस टू बुक, उसमें भी सेम सिनारियो नज़र आता है। प्राइस टू बुक में एक अच्छी बात यह है कि अपने निफ्टी इंडेक्स कंपनीज की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी पिछले कई सालों से अभी बेहतर है, तो इसीलिए जो प्राइस टू बुक में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको वो सपोर्ट करती हैं। राइट। मैम, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, आई थिंक, जो एक समय पे सिनोनिम्स था कि भाई म्यूचुअल फंड मतलब यूटीआई, राइट। तो इसका एक बहुत पुराना फंड भी आ रहा है जिसको हम बोलते हैं यूटीआई मास्टर शेयर फंड। तो ये फंड इतनी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसे दे पा रहा है, क्या राज है इस बात का? देखो, एक बात तो सही है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमको वैल्यू डिस्ट्रक्शन के जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अवॉइड करना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है कि परफॉर्मेंस को आप जब देखते हो तो जैसे हमको विनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे ही जो आगे चल के काफ़ी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं या वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है,
उसको हम अगर जल्दी से जल्दी अपने पोर्टफोलियो से निकाल दें तो उससे भी एक अच्छा डाउनसाइड अल्फा जनरेट हो सकता है। और उसका एक महत्वपूर्ण भाग आई थिंक मास्टर शेयर का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का हमारा महत्व है, जिसमें हमने काफ़ी इस पे जोर दिया है कि कंपनीज की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, उनके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे हो, और कंपनी के पास ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो जिसके कारण चैलेंजिंग पीरियड में भी कंपनी अच्छी कर सकती है। और कई कंपनियों ने हमने देखा है कि मार्केट शेयर एक्चुअली गेन किया है चैलेंजिंग पीरियड में। सो मेरे ख्याल से ये लंबे समय का परफॉर्मेंस जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल या प्रोसेस का जो हिस्सा है वो भी एक अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे। राइट मैम, इस तरह की सिचुएशन में जब इतना पुराना हमारा फंड होता है तो बेंचमार्क को बीट करने का कितना प्रेशर रहता है? देखो, बेंचमार्क का बीट करने का बेसिकली हमको ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को बीट करने की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आती हैं। शॉर्ट टर्म में ऑलवेज देर आर cases where your philosophy, investment style may not earn the returns, or it may not work in a very short period of time, and therefore I think the pressure is more in the short term rather than in the long term, because long term में तो अल्फा दिखता है। मेरे ख्याल से एज फार एज फंड साइज और द लाइनेज, उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी प्रोसेस, अगेन आई एम कमिंग बैक टू प्रोसेस, हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए अगर फंड मैनेजर अपने स्टाइल के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर रहा है, स्ट्रैटेजी को बरकरार रख के इन पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, तो प्रोसेस एक लंबे समय तक वो फंड मैनेजर को सपोर्ट करती है। तो आई थिंक फ्रॉम द परफॉर्मेंस साइड ऑफ इट, as long as our thought process is not changed and we are not actually moving away from the given mandate, there is a full freedom to kind of support for a long period of time till our conviction play out. राइट मैम, जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में और यूटीआई के जो थॉट प्रोसेस उसके बारे में, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं आप अंडरवेट हैं कमोडिटीज़ पे और या फिर एफएमसीजी स्टॉक्स पे, जो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज एफएमसीजी स्टॉक्स पे, क्या क्या रीज़न है मैम इसका? सो कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे तो देखो, कमोडिटीज इज अ ग्लोबली ड्रिवन सेक्टर। ग्लोबली आप देखोगे तो एक डिमांड स्लोडाउन की तरफ हम अभी सोच रहे हैं मैक्रो लेवल पे। और कमोडिटीज के बारे में अगर सप्लाई साइड स्ट्रांग रहता है और डिमांड स्लोडाउन है तो उसका असर प्राइसेस पे आ सकता है। और इसके चलते एक्चुअली हमारा पोजीशन अभी अंडरवेट है कमोडिटीज पे, बट ऐसे नहीं कि हम इसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। वी हैव सम एक्सपोजर एंड दिस एक्सपोजर वाज ओवरवेट अर्लियर व्हेन वी थॉट द वैल्यूएशन वाज वेरी मच ऑन आवर साइड and the prices were also low. That has played out very well in last 2 years. Now we think that we should wait in a scenario where China is slowing down, for example. They are going more inward. They are looking at their own consumption related developments. We are talking about US and Europe, UK undergoing demand slowdown. So on the back of this narrative or this development on the macro side, we are underweight. As far as FMCG is concerned, in fact, our position has been overweight on the consumer durable or a discretionary side, because we think अभी हमारा जो per capita income है $2,200, that is at a very low level. And आप अगर उसके हिसाब से अपना डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे तो अगले 3 दशक तक हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी इन एक्सेस ऑफ 50%। सो दैट मीन्स जो एस्पायरिंग वर्किंग एज ग्रुप है हमारा, उसका एक लंबे समय तक ये कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एक लंबे समय तक सपोर्ट रहेगा डिमांड पोटेंशियल के हिसाब से। तो इसीलिए हमको लगता है कि एफएमसीजी से भी दीज आर द सम ऑफ द स्टॉक्स in consumer durables or services, they may have a much longer growth runway, and therefore our allocation has been there on the overweight basis rather than the FMCG, which typically is staples. The growth could be much more
muted, or these are matured ones, and whereas the penetration, low penetration level or premiumization opportunities, urbanization trends, formalization of economy, all these are supporting consumer discretionary space at this point of time. मैम और कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे थोड़ा अंडर एक्सपोजर रखता है यूटीआई एज अ एएमसी? As a AMC, देखो, there will be different strategies are there. We in fact promote lot of diverse strategies. तो वैसे कहना मुश्किल है, लेकिन आप एक मान के चलो कि अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट लेवल्स हैं कोई कंपनीज में या सेक्टर्स में, तो ऑन एन एवरेज वी हैव अवॉइडेड दोज, बिकॉज वी थिंक दैट डेट को मैनेज करना, अगर आपके असेट्स, ऑपरेटिंग असेट्स आर नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ profitability, it might become a problem. As far as the funds that I manage, we are underweight at this point of time in real estate and commodities, as you said. These are the major underweights. Also, oil and gas is an underweight. So, आप अगर AUM के बेसिस से देखेंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड या मास्टर शेयर, वी आर अंडरवेट ऑन द एनर्जी साइड ऑफ इट. सो वो हिसाब से आप बोल सकते हो कि एनर्जी इज अनदर सेक्टर वेयर वी आर अंडरवेट, एंड पावर यूटिलिटीज, दीज आर सम ऑफ द अंडरवेट सेक्टर्स. अभी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में जो अंडरवेट हैं आप, क्या इसका कारण वही है कि डेट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे और आरओसी कम निकल पाता है? हाँ, आरओसी का एक मेजर कारण है यहाँ पे, जैसे कि हमने हमारा फोकस जो है वो हाई आरओसी जनरेटिंग बिजनेसेस है. सो रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे अगर, तो जैसे मैंने कहा, हमारे जो वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि कोर इक्विटी इज अ प्योर वैल्यू ओरिएंटेड इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, और यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड इज इनटू the value category. These funds and mid cap funds have exposure to real estate, but जो ROC focused funds है, we have preferred to own housing related stocks which have probably high ROC. So for example, paints में है या building material space में है, we have owned these businesses through our portfolios rather than going for actual real estate, because real estate में दूसरा ये भी बात है कि ये capital intensive sectors हैं, some of them, but then we have looked at high ROC businesses which are actually driving the growth. Catalyst has been the housing potential in the economy, as well as the upcycle in the housing side. राइट मैम, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ. अभी एक एक सेक्टर बहुत ज़्यादा इस समय जो है वो चर्चा में है, वो है आईटी सेक्टर. अगर हम आईटी सेक्टर्स के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो दिग्गज कंपनीज हैं, मैं देख रहा हूँ कि आजकल उनमें जो है लगातार मार्केट इज बीटिंग देम, राइट? तो आईटी सेक्टर में ये कब तक हमें देखने को मिलेगा? ये डाउन ट्रेंड हमें कब तक देखने को मिलेगा? या अभी एक बहुत लंबे पीरियड के लिए आ रहा है, या एक बहुत ही शॉर्ट टर्म लिव्ड एक डाउन ट्रेंड है? देखो, ये तो हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो इतना ऐसे वी कैन नॉट कॉल आउट एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू. जैसे कि 2017-18 में जो नियर टर्म कंसर्न थे आईटी सेक्टर में कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो market had totally ignored this sector. The valuations were so low for this sector, and this sector comes with a very high cash flow generation and strong ROC. Despite that, market had ignored, because market sometimes goes by herd mentality. They tend to chase what is there in fashion and ignore what is not there in fashion. So from that perspective, I think the valuation comfort that was there in 2017-18, that is perhaps not the same today, because the sector has got re-rated, and the COVID has actually accelerated the cloud migration, and therefore you have seen business doing very well for these companies. Now the narrative has changed. We are talking about the global slowdown, recessionary fears in developed markets, and therefore there is a possibility that the demand gets postponed. But I would say that demand would get only postponed. It's not a permanent loss of demand, because all organization businesses have realized the importance of giving those top-notch user interface to the customers to stay competitive in their own business, and therefore spending on technology transformation is more of a
necessary spend rather than a discretionary spend. So I would say that this sector comes with a good characteristics of high return on capital employed, cash flow generation, high dividend yield, high free cash flow yield. So for long-term investor, it should not matter to stay invested in this sector. But as I said, the valuations are less supportive. Therefore, one cannot build a re-rating scenario here. But earnings growth, compounding of earnings over many years is possibility here. And from that perspective, this can be a wealth generating sector over next 10 years, 15 years. राइट मतलब लॉन्ग रन के लिए हाँ, देर आर नो इश्यूज एज सच yes. बट शॉर्ट रन के लिए वी कैन नॉट से एनीथिंग अभी हाँ मतलब valuation support is not there. Suppose let's say this recession fears really developed into hard landing by US, for example. These are global factors which we cannot predict, but we can prepare for these. So position sizing, like कितना हम allocate करते हैं एक sector को, वो sector में भी कौन सी company choose करते हैं कि जिसका client concentration कम हो, large client base हो. So you are mitigating these kind of risks that could be there. That's how portfolio construction happens. राइट सो राइट नाउ मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग भी पूरा का पूरा इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए जो है वो अपनी पोजीशन साइजिंग देख रहे हैं Sure. कि आईटी सेक्टर में कितनी पोजीशन ली जाए Right. एक चीज़ मैंने देखी और आज मैंने ट्वीट भी की थी कि एक एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो आज का यूथ है राइट वो चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट से जल्दी जल्दी पैसे बनाऊं मैं आऊँ मैं ट्रेडिंग करूँ मैं फ्यूचर्स में जाऊँ ऑप्शंस में जाऊँ मैं बहुत जल्दी जो है वो मनी क्रिएट करूँ राइट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मुझे लगता है कि नॉट फॉर एवरीवन मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई लेकिन ज़्यादातर जो यूथ है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं देख रहा है इसके क्या कारण आपको नज़र आते हैं मेरे ख्याल से ये स्टॉक मार्केट से ही निगड़ित नहीं है. बेसिकली यू सी द यंगस्टर्स, दे वांट instant gratification. They want, even if it in let's say in the corporate world, they want quick recognition, quick promotion. So I think this is something to do with the generation and the youth, the maybe the adrenaline rush that the age has. But I would राइट say that कि ऐसा है कि जैसे मॉर्गन हॉसल ने अपने बुक में साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा है कि जो इन्वेस्टर्स को अगर किसी को वेल्थ बनाना है तो उसको ज़्यादा इसमें फाइनेंस की जानकारी होनी जरूरी नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे लंबे समय तक इसको देखता है. बेसिकली द एडवांटेज इज नॉट इन नोइंग द फिनेंसेस और analytical skills, but advantage is what patience you can show, what kind of endurance you can show as far as staying invested is concerned. And therefore it is important to differentiate yourself from a trading mentality to an investment mentality. I think these are very important. And उन्होंने काफी एक अच्छे examples दिए हैं. For example, in any other field, like आप अगर ऐसे नहीं सोच सकते हो कि कोई भी आके हार्ट ऑपरेशन कर सकता है. But investment is one thing which if anybody who doesn't have any राइट expertise can actually outperform the person who has great expertise, because he may not have that time with him, or राइट he may not be giving time to fructify the investments, whereas an ordinary person can show that virtue and outperform the person with much knowledge. राइट राइट मैम इसमें एक काउंटर एग्रीमेंट है काउंटर एक स्टेटमेंट है आई शुड से नॉट द एग्रीमेंट जब मैं ये बात बोलता हूँ ऑडियंस को या जब हम ये बात बोलते हैं तो एक काउंटर जो है वो स्टेटमेंट आती है कि जब बुढ़े हो जाएंगे तो पैसों का क्या करना है हमें तो अभी चाहिए जब हमारी एज हो जाएगी जब हम 60 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे तब हम इतने पैसे का क्या करेंगे तो उसका क्या आपके पास आप उसको कैसे तो काउंटर उसका मैं करेंगे एक ही बोलती हूँ. जैसे मैं कुछ नुस्खे देती हूँ आपको कि 2017 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता और 2022 में इवन लार्ज कैप फंड्स और लार्ज कैप नेम्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो कंपनीज, वो ब्रांड्स हम जानते हैं, उसमें भी मल्टी बैगर रिटर्न आए हैं. अगर ये सोच के, मतलब 5 साल में आपको बुढ़े होने की भी जरूरत नहीं. अगर आपने 25 साल में इन्वेस्ट किया है तो आप 30 के होते होते you would have seen multi-bagger returns in some of the stocks, not all the stocks. So therefore it is important, despite the noise around the macro situation, global recession,
what you invest into is very important, because companies do not actually get, their business models are not driven by the macro situation, but what their current market scenario is, how they have positioned in that sector that they operate in, and what are the advantages that give them that strength to ride both upcycle and downcycle efficiently. So I think आप अगर जस्ट ये तीन चार चीज़ें देखें and you see what is the return by frequent trading, the answer lies there. राइट, राइट। मैम, एक बात मुझे आपसे और जाननी है, इसी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी जैसे कई बार क्या करते हैं लोग बाग, मैंने देखा है जो म्यूचुअल फंड को भी टाइम करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो म्यूचुअल फंड को टाइम करना सही है या नहीं, कि भाई अब मार्केट नीचे है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा देता हूँ, लमसम लगा देता हूँ, अच्छा मार्केट ऊपर है, बेच देता हूँ, फिर जब मार्केट नीचे आएगी तब बाय करूँगा। आई थिंक ये आर्ग्यूमेंट में एक ही फंडामेंटल अजम्पशन है कि जब मार्केट नीचे आती है तो हम डाल पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हम लोग इसमें एक ही प्रोटेक्ट करते हैं कि हमने इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे नहीं, ज़्यादा से मतलब कम से कम ओकेजन्स ऐसे रहें जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट का डाउनसाइड कम हो। लेकिन हम ये इग्नोर करते हैं कि अगर हमने टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया तो जो अपसाइड रिस्क हम ले रहे हैं कि मार्केट हमने इन्वेस्ट नहीं किया, अपना पोर्टफोलियो जो है उसका एलोकेशन सही नहीं है इक्विटी में, और मार्केट ऊपर चला गया, तो वो भी एक अपने आप में बड़ी रिस्क है। लाइक उसको बोलते हैं कि मतलब इफ यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड रिटर्न, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट रिस्क, आई वुड से। तो हम ये रिस्क को मानते नहीं, हम खाली डाउनसाइड रिस्क को देखते हैं। अपसाइड रिस्क इज फार मोर डैमेजिंग। Like, if I would say that not having enough allocation in the, मतलब वो टाइमिंग के चक्कर में अगर आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस या आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, कि आपकी एबिलिटी है इन्वेस्ट करने की 50 की, सपोज आउट ऑफ 150 you could have invested, and you have just invested 10%, 20%, 30%. So you are, if at all the markets go up, and ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्च 20 कोविड के टाइम पे हम आप देखोगे मार्च 20 के बाद अगले 6-7 महीने में मार्केट 60-70% से ऊपर गया था। तो अगर आप 30% पे आपने अगर पैसा लगाया है, 30% अलोकेशन है, तो दिस 70% वुड हैव टेकन दैट 21% रिटर्न। बट 50 अगर रखते थे तो वही रिटर्न आपका 35 एडिशनल आपका उसमें जुड़ जाता था। सो दिस लॉस ऑफ 14 lakh, so whatever 1 lakh का अगर ये करेंगे, राइट, मतलब वो इन आपका शॉर्ट के आप निकल गया हाँ जी अपॉर्चुनिटी, प्लीज। दैट अपॉर्चुनिटी इज इन लॉस्ट। शॉर्ट आप वेट ही करते रह जाएंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट हो सकता है कि आपके बेचने के बाद और ऊपर चला राइट, जाए, देन यू विल नॉट बी एबल टू कैच द यस। जो भी अभी ट्रेंड आया, अपवर्ड ट्रेंड आया, उसको कैच नहीं So, कर for पाएंगे। example, I ओके, think that this can be, I would say that lump sum investment can be, uh, in a way, can be linked to where the valuations of overall market is. For example, अगर market average के नीचे है, तो ज़्यादा बॉटम फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप अपने एलोकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव है, तब आप ये जो आपने कहा कि जब मार्केट करेक्शन की, यू कैन वेट एंड स्प्रेड दैट इन्वेस्टमेंट्स ओवर पीरियड ऑफ लेट्स से 5 to 6 months to take advantage of correction in the market and average out your investment. But just always seeking to time the bottom and sell at the peak, सेल this एट द is मैक्स। more of a theoretical thinking rather than practical. And just one example I'll give you, we had done this analysis of if somebody had that hindsight intelligence, which is again itself is a oxymoron. So if somebody had that rear view mirror possibility and can go back and invest at the bottom of each cycle in the SIP space, the return outcome is not more than 1% better. So what is important in this is to understand that आप जब wealth generation formula देखते हो, तो you have the number of years for which you are investing, the amount that you are investing.
These are the two most important factors which are under control of an investor. लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे जो कंट्रोल में नहीं है रिटर्न, उसके बारे रिटर्न, में ज़्यादा सोचते हैं. रिटर्न इज एन आउटकम. तो आई थिंक दिस राइट. इज अ वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट फोकस ऑन व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल. दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा समय दे दो, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए. और अगर आपके आज आज आप 100 इन्वेस्ट कर पा रहे हो आपके इनकम स्ट्रीम के हिसाब से, जैसे इनकम स्ट्रीम बढ़ रहा है, अगर कल वो इनकम स्ट्रीम आपका जाके 200 या 500 हो रहा है, तो दैट्स 100 शुड गो अप in that proportion. I राइट, think these two, if you राइट. keep under your check, then everything becomes, as I was saying, there is no information advantage for any financial techie. राइट. मैम, ये जो स्टडी आपने बताई, जो आपने रिसर्च अभी बताई, ये रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल है, या कैसे No, हम लोग we इसको देख this सकते we हैं? had done internally. हमारे इसमें ओके. प्रेजेंटेशन में एक बार किया था. Some 7-8 years के पहले की बात है ये. ओके, ओके. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप इतने समय से जो है वो एक म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, और इससे पहले भी आप काफ़ी समय से मार्केट में रहे होंगे, किसी न किसी चीज़ों में इन्वॉल्व, बहुत सारी पोजीशंस पे, अच्छी-अच्छी पोजीशंस पे. बिगेस्ट मिस्टेक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं आपके हिसाब से, आपका जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उसमें आपको एक अगर मिस्टेक बतानी पड़े जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं, तो क्या बताएँगे? मैंने मतलब आपको मेरे मिस्टेक्स के बारे में जानना है कि नहीं, 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 जनरल मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टर्स, श्योर. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक जो करते हैं। आई थिंक सबसे कॉमन मिस्टेक है कि अपना जो असेट अलोकेशन है उसको इग्नोर करके मार्केट्स के टेम्पटेशन को, वो ग्रीड एंड फियर जो हम बोलते हैं, उस पे वो काबू नहीं कर पाते हैं. एंड दैट्स दिस इज अ कॉमन मिस्टेक फॉर इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडियन इन्वेस्टर्स की बात नहीं है, इट इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. और हमारे बारे में अगर बात करें इंडियन इन्वेस्टर के बारे में, तो ट्रेडिशनली हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या फिक्स्ड डिपॉजिट में इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं. दैट आई फील इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक. इट इज़ टाइम फॉर अस टू सी कि अभी ये हमको बदलना चाहिए. जो पैसा आपको लंबे समय तक नहीं चाहिए, उस पे आप वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपने लेने चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि बिगेस्ट मिस्टेक ये भी है कि अगर रिटर्न्स दिख गए तो हम लोग जल्दी वो गाड़ी से उतर जाते हैं. whereas that train is going to go a long way, because India आज we are a $3 trillion economy, right? और ये इकोनॉमी का जो साइज है, वी आर नाउ एट द 5th पोजीशन वर्ल्ड चार्ट पे. एंड हम लोग एक अच्छे तरह से ग्रोथ वाली इकोनॉमी है. तो यू कैन इमेजिन कि जो हम सेंसेक्स की एब्सोल्यूट लेवल या निफ्टी की एब्सोल्यूट लेवल की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द मिरर ऑफ द अर्निंग्स मोमेंटम और अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अंडरलाइंग कंपनीज. और अगर इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम, youth is on our side, the working age population. I think these are the positive things which investors should not lose sight of. एक चीज़ मैंने और देखी कि यूटीआई ने पैसिव जो इन्वेस्टिंग होती है, जैसे इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग में हम लोग बुलाते हैं, उसको काफ़ी प्रमोट किया है, राइट. और उसमें अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास एक फंड आता है जो रिसर्च टीम हमारी निकाल के लेके आई, कि यूटीआई ने मास्टर किया था इस चीज़ को, कि मोमेंटम इंडेक्स Sure. फंड जो एक निकाला था. तो ये मैं जानना चाहूँगा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि एक आम आदमी मोमेंटम इंडेक्स फंड से क्या समझता है, उसको क्या समझना चाहिए? देखो, एक जैसे कि मैंने एक बात कही कि अगर कुछ ट्रेंड्स मार्केट में है, वो समटाइम्स दे ट्रेंड कंटिन्यूज. सो फॉर एग्जांपल मोमेंटम इंडेक्स जो है, दैट इज आउट ऑफ निफ्टी 200 स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक, 30 स्टॉक्स ऐसे चुने जाते हैं जहां पे पिछले 6 महीने में और 1 साल में ये स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम रहा हो. और हम देखते हैं कि अगर वोलेटिलिटी एडजस्टेड ये इनके मोमेंटम अच्छे हैं, मतलब वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न्स अगर ज़्यादा है ये स्टॉक्स में, तो वो स्टॉक्स का एक 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो इंडेक्स प्रोवाइडर्स every 6 months they review this, rebalance this, and they provide these constituents 30 stocks का एक पोर्टफोलियो देते हैं. और यूटीआई के जो यूटीआई निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स जो है, वो ये इंडेक्स को फॉलो करके सिमिलर पोर्टफोलियो रखता है. तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ये है कि अगर उनको कुछ पोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट दे वांट टू पुट इन अ पैसिव
actively managed fund which is based on momentum investing. तो जैसे इसके सेक्टर्स जो एलोकेशन है वो हर 6 महीने में जो अच्छे मोमेंटम में स्टॉक्स है उसको इंक्लूड करके बदल सकता है, और जो ये फंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी स्टॉक 5% से ज़्यादा नहीं है, तो उसी तरह उसकी एक जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी मैनेज की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये स्मार्ट बीटा फंड्स जो है पैसिव फंड्स में इसको स्मार्ट बीटा फंड्स कहते हैं, तो दीज आर एन एडिशनल वैल्यू दैट इन्वेस्टर्स कैन गेट बाय ट्रैकिंग द मोमेंटम थ्रू द पैसिव में। साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैम एक नॉर्मल इंडेक्स फंड में एक आम आदमी को नॉर्मल इंडेक्स फंड के साथ जाना चाहिए या उसे मोमेंटम इंडेक्स फंड्स को जो है कैच करना चाहिए? मुझे लगता है कि दिस शुड बी सीन एज एन एलोकेशन, राइट? बिकॉज नॉर्मल इंडेक्स फंड में क्या है कि आपके जो टॉप, let's say whatever in terms of market capitalization, these are top companies and उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। उस पे अगर आपको एक वैल्यू एडिशन चाहिए तो मोमेंटम की बात आती है, या फिर लो वोलेटिलिटी इंडेक्स, अनदर सॉफ्ट द स्मार्ट बीटा फंड, या फिर वी आल्सो हैव अ मिड कैप क्वालिटी इंडेक्स। सो दीज आर ऑल आई वुड से offshoot of passive investing, but with a targeting certain segments within that passive. So I think large portion could be in the core, can be the index or large cap or flexi cap funds, and we could have a additional maybe 10% 15% allocation of your portfolio to the smart beta funds. Reverse should not be there, because ultimately smart beta funds can actually underperform in given periods to the diversified index funds. So that is also possible. It would have a slightly higher risk than what a normal index fund could have. So these are some of the factors. So 10-15% allocation आप कर सकते हो स्मार्ट बीटा फंड्स के लिए। राइट राइट। अब एक बात मुझे बताइए कि एक मेल और एक फीमेल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए? मैं मानती हूँ कि सेम होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली द financial objectives are common, and therefore it should be same, whether it is and today we are talking about equal responsibility. So the objective should be same, it should not be different. It's basically your family, your common objectives. Only thing I would say that women should get involved in decision making more and more, because and we have seen that also in the numbers in the some आज आप AUM के बारे में बात करें तो कैम्स ने एक रिपोर्ट की थी जनरेट, तो उसमें 2017 में विमेन का कंट्रीब्यूशन इन द AUM वाज अबाउट 1 लाख करोड़. That has grown in 5 years by 43%, and now it is more than 4,50,000 crores as of 2022. And we have seen increasing women participation in the gross inflows also, like about 31 to 32% of the individual investors are coming from women. So I would say that that's an encouraging sign, and typically women have shown that tendency to manage their own finances when it comes to family income and expenditure. So they do have an inclination. It is just that we need to involve them more in the financial matters of the families. राइट राइट। मैम ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, आप बताइएगा प्लीज़, ठीक है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं अभी भी आपने जो फिगर्स बताए, फैक्ट्स बताए, आई कम्प्लीटली अग्री टू देम, बट कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम, जैसे मैं भी एक फाइनेंस ओरिएंटेड चैनल अगर रन करता हूँ, तो एक फीमेल पॉपुलेशन थोड़ा कम एक्टिव लगती है, शायद सोशल मीडिया पे कम एक्टिव है, या वैसे आप बता रहे हैं जो फिगर्स बढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे एनकरेज कैसे किया जाए कि यू शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फाइनेंस डिस्कशन, इन फाइनेंस वर्कशॉप्स, you should actively learn about personal finance, and you should start investing as soon as possible? See, first of all, personal finance mein, there is nothing so much about finance. It is more about personal. And when it comes to personal, basically the needs are same. Like, as much as a father would like the child to have a higher education, the mother also has the similar aspirations. Like, and Right. even standard of living भी same है. जैसे कि
अगर it's not that women will compromise on the standard of living if she has the ability to achieve a particular standard of living. So I think from encouragement point of view, one is of course they also need to take some more initiative, that this is not a complex world. It's a very simple world, as I said, in terms of putting your hard-earned money to work hard for you. Secondly, even the men in the family, or maybe a brother or a husband or father, I think they also need to come take one or two steps forward to involve them. So together we can achieve more. राइट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैम। काफ़ी सारी बातें करी, अभी काफ़ी सारी बातें बचे भी हैं, वो ज़रूर हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपके साथ शूट करेंगे। कोई लास्ट मैसेज आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। नहीं, वही है बेसिकली। अभी हम एक ट्रेंड ये भी देख रहे हैं कि एसआईपीज जो निकली थी उसमें अभी काफ़ी स्टॉपेजेस का ट्रेंड भी दिखने में आ रहा है इंडस्ट्री में। So I think this is something worrisome, in not for the mutual fund manufacturers or mutual fund distributors. It is worrisome for the investors themselves. So I think some investors should introspect if they are stopping with the fear that these investments might fall further in value. In fact, we have seen the disciplined, boring style of investing through SIP outperforms the person who tends to stop the SIPs at every 10% fall in the market. So there are statistics to show that, and I think a lot of data can be analyzed themselves. As I mentioned, about 5 years also you have a lot of multi-baggers. So stay invested for longer and do that in a very disciplined way. तो ये था गाइस आज का शो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे एंजॉय किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। अब हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बना देता हूँ बहुत ही जबरदस्त समरी इस पूरे के पूरे एपिसोड की। उम्मीद करता हूँ इस समरी से भी आप लोग काफी कुछ सीखेंगे। सबसे पहली लर्निंग हमारी यही थी कि भैया इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, और जो आपके आसपास नॉइज आता रहता है शॉर्ट टर्म में उसको आपको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। अगर आपने एक प्रॉपर थॉरो रिसर्च करने के बाद किसी म्यूचुअल फंड को चूज किया है तो आपको उसमें बने रहना चाहिए लंबी अवधि के लिए। यहाँ पे एक बार फिर से हाईलाइट की गई द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस इन इक्विटी इन्वेस्टिंग। आप लोगों को एक मिनट के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपका रिटर्न पे जो है कंट्रोल जीरो है, लेकिन आप लोगों का कंट्रोल दो चीजों पे बहुत जबरदस्त तरीके से, जो हमने आज इस एपिसोड में सीखा, वो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपका कंट्रोल है, और वो समय जिस समय के लिए आप लोग स्टॉक मार्केट में रह सकते हैं उस पर भी आपका कंट्रोल है। एक चीज इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो है रिटर्न्स, और हम लोग उसी को चेज करते रहते हैं। तीसरी लर्निंग हमारी ये थी, अगर आप लोग हैंडल करना चाहते हैं वोलेटिलिटी को मार्केट में तो आप लोगों को एक एसआईपी इन्वेस्टर बने हैं तो आप एसआईपी करते रहिए, एसआईपी को बिल्कुल भी छोड़िए मत। और वोलेटिलिटी जो है वो एसआईपी की दोस्त होती है, ना कि उसके दुश्मन। एक खास बात और आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इस एपिसोड में भी हमने सीखा और हम हमेशा इससे सीखते रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी एसआईपीज को बढ़ाना भी है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपनी एसआईपी को भी स्टेप अप करते जाएं ताकि आप अपनी वेल्थ को भी बढ़ाते जाएं। तो ये थी आज के एपिसोड्स की लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूचुअल फंड की बात के बाकी सारे एपिसोड्स देखने के लिए आप लोग आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। जाइए, देखिए और सीखिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मुझे लगता है कि ये सबसे सबसे ब्यूटीफुल टूल है टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिन व्यक्तियों के पास समय बहुत कम है, वो अपनी ऑक्यूपेशन में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में बिजी हैं। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.